All right जी, so trust me, we have covered a lot of ground. We've already covered a lot of ground. अब हमारे पास जब ये capability आ गई तो now we need to come up with a practical way of actually storing a value in this memory. इसको पहली दफ़ा मैं ये नाम दे रहा हूँ. And maybe like coming up with ways of storing a zero and coming up with ways of storing a one in this. हम किसी भी मेमोरी बिट को स्टोर उसमें वन स्टोर करने को उसे सेट करना कहते हैं और ज़ीरो स्टोर करने को उसको रीसेट करना कहते हैं। ये दो नाम याद रहें आपको। एक सिंगल बिट के अंदर वन स्टोर करना उसको सेट करना कहलाता है और उसमें ज़ीरो स्टोर करना उसको रीसेट करना कहलाता है। ठीक है, ये मैं ऊपर लिख भी देता हूँ। सो स्टोरिंग अ वन इज़ बेसिकली कॉल्ड setting the bit and storing a zero is called रीसेटिंग द बिट। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम और गेट्स को यूज़ करने वाले हैं। आपको जब मैंने और गेट्स पहली मर्तबा पढ़ाए थे सेमेस्टर में तो मैंने आपको उसकी ना एक प्रॉपर्टी बताई थी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी। और वो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हम किसी भी वक्त इसकी एक इनपुट को x समझें और दूसरी इनपुट को फिक्स कर दें ज़ीरो के ऊपर, सो x और ज़ीरो क्या होगा, ये आपको याद है? क्या हमने उस पर देखा था कि x और ज़ीरो, किसी भी चीज़ को हम ज़ीरो के साथ और करें, और मैंने दूसरी चीज़ उस वक्त आपको ये सिखाई थी कि किसी भी चीज़ को हम वन के साथ और करें तो रिस्पॉन्स क्या होता है। याद है कुछ? क्या आंसर होते थे इसके? सो x को अगर आप और करें ज़ीरो के साथ, अगर आप इसका ट्रुथ टेबल निकाल लें तो आपको ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह से याद आ जाएगी कि सिर्फ और गेट जो है वो ज़ीरो उस वक्त देता है जब इसकी दोनों बिट्स ज़ीरो होती हैं, राइट? दोनों इनपुट ज़ीरो होती हैं, और अगर उनमें से एक इनपुट भी वन हो तो इसकी आउटपुट वन होती है। तो x और वन जो है वो हमेशा वन होता है और x और ज़ीरो जो है वो हमेशा x होता है। अब x अगर वन होगा तो वन आउटपुट में आ जाएगा, x अगर ज़ीरो होगा तो ज़ीरो आउटपुट में आ जाएगा। सिमिलरली आपको याद होगा, आपको ये भी मैंने करवाया हुआ है कि अगर इसकी एक इनपुट x और एक दूसरी इनपुट भी x हो तो आउटपुट क्या होगी? ऑब्वियसली वो x होगी। ज़ीरो को ज़ीरो के साथ और करेंगे तो आंसर ज़ीरो होगा, वन को वन के साथ करेंगे तो आंसर वन होगा। अगर x को x कॉम्प्लीमेंट के साथ और करें तो यानी एक वन और एक ज़ीरो है तो डेफिनेटली आउटपुट जो है वो वन होगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया? इसमें कोई मसला तो नहीं है? अब ये याद रखना है क्योंकि आगे जो हम जो चीज़ बनाने वाले हैं, पहला जो मेमोरी यूनिट बना रहे हैं हम, जिसको हम एक लैच कहते हैं, वो मेमोरी यूनिट अब बनने लगा है। उसके अंदर हमने और गेट्स को यूज़ करना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। दिस इज़ द फर्स्ट मेमोरी यूनिट जिसको हम स्टडी करने लगे हैं और इसको हम एस आर लैच या आर एस लैच कहते हैं। लैच का मतलब है इसके अंदर किसी चीज़ को बंद कर देना या स्टोर कर देना। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना वही जाना पहचाना पुराना सर्किट तो नज़र आ ही रहा है। ये आपको दोनों नॉट गेट्स नज़र आ रहे हैं और ये इसके साथ आपको क्रॉस कपलिंग नज़र आ रही है कि एक की आउटपुट वापस जाकर दूसरी तरफ जा रही है और दूसरे की इधर आ रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बजाय इस लाइन को वापस जाकर यहाँ अटैच करने के और इस लाइन को वापस ले जाकर यहाँ अटैच करने के, हमने बीच में ये गेटेड कंपोनेंट्स लगा दिए, यानी हमने दो और गेट्स लगा दिए और इनकी इनपुट अपने हाथ में रख लिए। So basically now we want to kind of control what is going on the input. तो ये एक्स्ट्रा कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए और इसकी मदद से इस एक्चुअल स्टोरेज इंप्लीमेंट करने के लिए हमने कुछ ये इसमें इजाफा किया। एंड नाउ व्हाट वी जस्ट वांट टू सी एट दिस पॉइंट कि इसकी इनपुट्स के ऊपर अगर मैं डिफरेंट वैल्यूज़ दूंगा तो इसकी आंसर्स क्या आएंगे। बजाय इसके कि मैं पहले रिवील करूं, मैं आपसे खुद ये पूछना चाहूँगा कि अगर मैं एस के ऊपर लेट से वन प्रोवाइड करूं और आर के ऊपर ज़ीरो प्रोवाइड करूं तो मेरी आउटपुट क्या होगी। अब ज़रा वीडियो पॉज करें और इसका आंसर खुद से निकालें। पहला एनालिसिस खुद से करें, उसके बाद फिर मैं आगे आपकी हेल्प करूंगा। अच्छा जनाब, आई होप कि आपने वीडियो पॉज की, आई होप कि आपने इसको करने की कोशिश की। अब देख लेते हैं। एस के ऊपर वन है, लिहाजा इस और गेट की इस इनपुट के ऊपर वन आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर और गेट की एक भी इनपुट पर वन आए तो यहाँ पर वन आएगा, यहाँ वन आएगा तो यहाँ पर ज़ीरो आएगा, यहाँ पर ज़ीरो आएगा तो दैट मीन्स कि यहाँ पर ज़ीरो आएगा। ये दोनों ज़ीरो हैं तो लिहाजा आउटपुट ज़ीरो होगी और ये ज़ीरो है तो आउटपुट वन होगी। सो आपकी क्यू प्लस के ऊपर आ गया वन और ये वन यहाँ पर नीचे आया और इस जगह आ गया। ठीक है, और ये दोनों ऑलरेडी वन है तो ये आउटपुट वन रहेगी और ये आउटपुट ज़ीरो रहेगी और ये ज़ीरो रहेगी, ये स्टेबल हो गया। सो अगर
एस इनपुट को मैंने 1 किया है और आर इनपुट को 0 किया है, तो ये लैच सेट हो गई। अच्छा, अब ये बात याद रहे, जब भी कभी मैं सेट और रीसेट की बात कर रहा हूँ मैं हमेशा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्यू प्लस करूंगा। क्यू माइनस जो है वो हमेशा क्यू प्लस का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। हम ये देखेंगे कि ऐसा मुमकिन है कि ये ना हो, लेकिन जब वो नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये स्टेट अच्छी नहीं है, ये स्टेट खराब है, ये हमने नहीं करनी, और ये मैं अभी जाकर आगे आपको दिखाता हूँ। बट until then, सो यहाँ पर आर एस या एस आर में एस का मतलब सेट है और आर का मतलब रीसेट है। जब सेट 1 होता है और रीसेट 0 होता है तो हमारी लैच सेट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ये अभी हो गई। अच्छा, अब आपसे जिसे कहते हैं ना $1,000,000 क्वेश्चन, इस पॉइंट पर जो मैं पूछने वाला हूँ वो क्वेश्चन ये है, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं अपने एस की वैल्यू को 0 कर दूं तो क्या होगा। और मैं अब ये सारी चीज़ें जो मैंने सर्किट की वैल्यूज़ लिखी हुई थी मैं मिटा देता हूँ। सिर्फ मैं इतनी बात कर देता हूँ कि इस वक्त मेरे, और ये डिफरेंट कलर यूज़ करते हुए, क्यू प्लस के ऊपर 1 पड़ा हुआ है और क्यू माइनस के ऊपर 0 पड़ा हुआ है। ये अभी करंटली स्टेट है जो इस वक्त है। और इस पॉइंट पे मैंने क्या किया है कि मैंने इसको 1 से 0 कर दिया। अब क्या होगा, अब ज़रा देखिए क्या होता है। ये 0 यहाँ पर आया, ठीक है, और दूसरी इनपुट के ऊपर ऑलरेडी 1 आ रहा था। ये 1 तो मौजूद है ना इस वक्त, प्रोपिगेशन डिले अब तो शुरू होने हैं सारे, सो हर गेट का डिले है। सो इस 1 और 0 की जो आउटपुट है वो यहाँ पर 1 आएगी, और इसकी जो आउटपुट है वो 0 होगी, और ये 0 यहाँ पर ऊपर जाएगा, और ये 0 और 0 0 होंगे, और इसकी आउटपुट जो है वो दोबारा 1 होगी, और ये 1 नीचे आएगा, और 1 और 0 1 होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो लिहाजा जब मैंने एस और आर दोनों को 0 कर दिया तो उसने 1 और 0 की जो स्टेट इसमें सेव हुई थी उसको कायम रखा, उसने उस स्टेट को उसी तरह रखा, उसने उसे कुछ नहीं किया। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, अब नए सिरे से शुरू। बस इतनी बात याद रख लीजिएगा कि जब मैंने दोनों पे 0 0 प्रोवाइड किया था तो जो पिछली स्टेट थी वो उसी तरह इसमें पड़ी रही थी। अब जरा हम ऐसा करते हैं, इसका उलट कर देते हैं बिल्कुल। सो लेट मी रब ऑफ एवरीथिंग एंड लेट मी स्टार्ट अफ्रेश। अच्छा जनाब, let's use red color and this time let's make R1 and S0। रीसेट को 1 कर दिया और सेट को 0 कर दिया, और अब दोबारा से एनालिसिस करें। बेशक नीचे से शुरू कर लें, कहीं आपको ये ना लग रहा हो पिछली दफ़ा मैंने 1 से शुरू किया था, मैंने कोई गेम की है वहाँ, तो लिहाजा अब देख लेते हैं। यहाँ 0 है, दूसरा हमें नहीं पता कि इसमें क्या है, तो लिहाजा यहाँ से हम एनालिसिस शुरू नहीं कर सकते। अब देखें, अगर मैं इसमें एनालिसिस शुरू करूँगा तो यहाँ जो इसकी इनपुट दूसरी है क्यू प्लस है, तो इसकी आउटपुट यहाँ पर मुझे कहना पड़ेगा क्यू प्लस है। तो लिहाजा अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो गेम क्या थी। एनालिसिस वहाँ से शुरू होगा जहाँ पे एक ही इनपुट की बेस के ऊपर गेट की आउटपुट एनालाइज की जा सकती हो, तो इस वजह से मैंने आपको ये रिवाइज करवाया था। चलें अब ऊपर से शुरू करें। अब समझ आ गई गेम क्या थी। ऑल राइट, अब ऊपर से शुरू करेंगे। अगर तो इस और गेट की एक इनपुट पे 1 आ रहा है, दैट मीन्स कि इसकी आउटपुट के ऊपर डेफिनेटली 1 आएगा, और यहाँ पर 0 आएगा, और ये 0 यहाँ पहुंच जाएगा। नाउ वी कैन एनालाइज दिस होल थिंग। द आउटपुट वुड बी 0 एंड दिस आउटपुट वुड बी 1, एंड दिस 1 विल गो बैक हियर, एंड 1 is 1, एंड देन इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। तो हमारी लैच रीसेट हो गई है, लैच रीसेट हो गई है। रीसेट को 1 किया, सेट को 0 किया, तो लैच रीसेट हो गई, मीनिंग क्यू प्लस के अंदर 0 स्टोर हो गया। ठीक है, हमने हमेशा कहा था कि हम हमेशा क्यू प्लस के एंगल से ही अपनी स्टोरेज को देखेंगे। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि अब आप वही दोबारा करें जो चंद मिनट पहले किया। अब इस आर को उठाकर 0 कर दें, यानी इनपुट को दोबारा 0 0 कर दें। अगर मैं इनपुट को 0 0 कर दूंगा, अब ये एनालिसिस शुरू करें ज़रा। अगर इनपुट को मैं 0 0 शुरू कर दूंगा, जहां मर्जी से एनालिसिस, आपको बेहतर है ये ऊपर से शुरू कर लें, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। ये 0 यहाँ पर पहुंचा, दूसरी इनपुट के ऊपर क्यू माइनस आ रहा था विच वॉज 1, आउटपुट के अंदर आ गया 1, ये वाला 1 यहाँ मौजूद है, ये वाला 1 यहाँ आया, इसकी ये 1 और 0 की वजह से ये 1 हो गया, और ये वाली चीज़ 0 हो गई। देर इज सम, ओह सॉरी, माय मिस्टेक, ऊपर मैंने गलती की है, आपको पकड़ना चाहिए था, मुझे रोकना चाहिए था। मैंने गलती यहाँ की है, मैं आपको गलती दिखा दूँ ताकि आप ये ना कहीं गलती कहाँ हुई थी। मैंने यहाँ पर तो 1 दिया है, मैंने यहाँ 0 नहीं किया। अगले जो इस नॉट गेट की आउटपुट है ये 0 होनी चाहिए ना, ये 0 होगा, तो लिहाजा मेरे पास इस जगह के ऊपर 0 आएगा, और ऑब्वियसली यहाँ पर 0 आ रहा है, तो ये आउटपुट 0 होगी, और ये वाली चीज़ जो है ये 1 हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा दोबारा बोल देता हूँ ताकि जो मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया वो ठीक हो जाए। तो जब मैंने इस स्टेट में, यानी इसमें 0 और 1 पड़ा हुआ था, ये जो मैंने यहाँ पर आगे भी लिखे हुए हैं इसीलिए 0 और 1 पड़ा हुआ था, इस स्टेट में जब मैंने इस 1 को 0 कर दिया तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर 0 आया, इस पॉइंट पे 0 आया, और ये नीचे मेरे पास 1 आ रहा है। 1 और 0, तो और गेट की आउटपुट 1, नॉट गेट की आउटपुट 0,
नीचे आया, 0 और 0 और गेट की इनपुट्स हैं, आउटपुट 0, नॉट गेट की आउटपुट 1, तो लिहाजा अगेन ये इसी तरह चलता रहेगा और जो कुछ भी इसमें था वो स्टोर्ड रहेगा। तो अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात हमें नज़र आ गई यहाँ पर कि जब भी हम अगर सेट को 1 और रीसेट को 0 कर दें तो हम अपनी लैच के अंदर 1 स्टोर कर सकते हैं, और अगर हम सेट को 0 और रीसेट को 1 कर दें तो हम अपनी लैच को रीसेट कर सकते हैं, यानी क्यू प्लस के अंदर 0 स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें एक कैपेबिलिटी नज़र आ गई है इस लैच की। ठीक है, और किसी भी स्टेट को कायम रखने के लिए हम उसकी इनपुट्स को दोनों को 0 कर दें तो जो भी पिछली उसकी स्टेट है वो उसके अंदर सेव्ड रहती है। दैट्स लाइक द सेव स्टेट। अच्छा, एक चीज़ जो अभी तक हमने नहीं ट्राई की, वो क्या नहीं ट्राई की, कि अगर हम इसकी दोनों इनपुट्स को 1 कर दें तो क्या होगा। ठीक है, अब जरा इसको भी देख लें। ये बाय द वे वो इसकी इनपुट है जिससे डरा जाता है और कहा जाता है ये अच्छी इनपुट नहीं होती। अब देख लेते हैं जी क्यों कहा जाता है। ये एस के ऊपर 1 था, लिहाजा आउटपुट में डेफिनेटली 1 होगा और यहाँ पर 0 होगा। ये 0 यहाँ पर आएगा और इसकी आउटपुट में 1 होगा क्योंकि दूसरी इनपुट 0 है, दूसरी इनपुट 1 है, और लिहाजा यहाँ पर आपके पास 0 आ जाएगा। अब ये दोनों 0 वापस आएंगे, सो यहाँ 0 है, 0 और 1 अगेन 1, ऊपर भी 0 और 1 अगेन 1, तो ये इसी फॉर्म में स्टेबल हो गया और Q प्लस और Q माइनस सेम हो गए। इस मौके पर कहा जाता है कि ये अनडिफाइंड स्टेट में चला गया है, और बाज़ दफ़ा ये समझा जाता है कि जी ये क्या बात हुई, ये अनडिफाइंड स्टेट में तो मतलब ये यानी Q और Q प्लस और Q माइनस एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए, लेकिन मतलब पर्सनली वी कैन से कि ये क्या बात हुई। अभी आपने खुद ही डिफाइन किया कि Q प्लस और माइनस एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए और अब नहीं हो रहे तो आप कह रहे हैं अनडिफाइंड स्टेट है। कोई तो मसला हो ना, आखिर ये स्टेबल हो गया, इस स्टेट में ये स्टेबल हो गया, इसकी Q प्लस और Q माइनस दोनों 0 हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम अब देख लेते हैं। अब कोशिश करें, मैं आपको प्रॉब्लम दिखाने के लिए मैं करने ये लगाऊं कि मैं सबसे पहले, जैसे मैं पहले लिखा करता हूं, मैं यहाँ भी 0 लिख देता हूं और यहाँ भी 0 लिख देता हूं। ये इसमें स्टेबल हुआ है, मैं बाकी सब कुछ मिटा देता हूं। ठीक है जी, ये सब कुछ मिट गया। अब एक काम करें जो अब तक करते आए हैं, इस 1 को भी 0 कर दें और साइमल्टेनियसली इस 1 को भी 0 कर दें और देखें कि क्या होता है। जैसे ही ये 1 0 होगा, और मैंने ये बना इस तरह से दिया है कि वो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि कौन सी वायर के ऊपर 0 आ रहा है, तो मैं ये यहाँ पर नीचे ब्लैक कलर में बना देता हूँ। ये मैंने 0 कर दिया है और इसको भी मैंने 0 कर दिया। ठीक है, जबकि स्टोर वैल्यू Q प्लस Q माइनस आपके सामने लिखी हुई है, दोनों 0 है। अब क्या हुआ, यहाँ 0 आया और यहाँ भी 0 आया, यहाँ 0 आया और यहाँ 1 आया, अगेन यहाँ 0 था, यहाँ 0 था और यहाँ 1 था, दोनों 1 हो गए। चलो ये तो मसला खत्म हो गया, फिर क्या प्रॉब्लम है। अब ये दोनों 1s वापस यहाँ पर आए, एक 1 यहाँ है और एक 1 आपकी इस इनपुट के ऊपर है। मैं अब कलर चेंज कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान ये है बजाय कुछ और करने के। लेट मी जस्ट चेंज द कलर। सो यू गेट अ 1 हियर एंड यू गेट अ 1 हियर। इन 1s की वजह से इन दोनों आउटपुट्स पे आ गए 1s और इन 1s की वजह से इन आउटपुट्स पे आ गए 0s। ये 0s जब वापस गए, लेट मी चेंज द कलर अगेन, यू गेट अ 0 हियर एंड यू गेट अ 0 हियर। 0 और 0 आउटपुट के ऊपर आ गया दोबारा 0 और यहाँ पर आ गया 0 और ये दोनों की दोनों चीज़ें हो गई दोबारा 1s। ये क्या हुआ? अब अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे तो आपका Q प्लस और Q माइनस दोनों 1 0 1 0 1 0 1 0 कर रहे हैं। आपके Q प्लस Q माइनस दोनों एक साथ 1 0 1 0 1 0 की स्टेट में चले गए। इस वजह से हम इस स्टेट को कहते हैं कि अनडिफाइंड स्टेट है। सो जब भी कभी S और R दोनों के दोनों 1 हो जाएंगे, उस वक्त तो वो स्टेबली लैच के अंदर Q प्लस Q माइनस को सेम कर देंगे, लेकिन अब जैसे ही उसको आप सेव करने की कोशिश करेंगे, उस सेव करने की कोशिश में आपकी लैच ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बन जाएगी। बेसिकली हम ये कहते हैं कि दैट्स अ मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट ये होती है कि जिसमें वो अनडिफाइंड हो जाए, इट्स ऑसिलेटिंग स्टेट। वो स्टेट अब किसी भी फॉर्म में स्टेबल नहीं है, दोनों तरफ स्टेबल नहीं है। इसको हम नॉर्मली इसकी एक तौजीह पेश किया करते हैं, इसकी एक एग्जांपल सिमिली दिया करते हैं। वो है कि जैसे आप एक इन्वर्टेड पेंडुलम अपने जहन में ले आए। सो इन्वर्टेड पेंडुलम से क्या मतलब है, ये फर्ज करें कि लकड़ी का कोई ब्लॉक है और ये इसके साथ एक पेंडुलम लगा हुआ है, ये इसका हिंज है और ये इसका वेट है। ठीक है, इन्वर्टेड पेंडुलम से नॉर्मली पेंडुलम किस तरह होते हैं, नॉर्मली पेंडुलम आपके पास इस तरह होते हैं, ये भारी चीज़ है, ठीक है, ये इस हिंज से लटक रहा है, तो ये इस जगह पर हमेशा आके स्टेबल हो जाता है, कुछ देर तक ऑसिलेट करता रहेगा, अल्टीमेटली यहाँ स्टेबल हो जाएगा। दैट्स अ स्टेबल स्टेट। However, this state is a metastable state. अगर किसी तरह पेंडुलम को सीधा खड़ा कर भी दें तो उसने दाएं या बाएं गिरना ही गिरना है,
वो स्टेट में स्टेबल नहीं है, वक्ती तौर पे ट्रांजिएंटली रुका हुआ है, अदरवाइज वो इससे निकल जाएगा। इसको मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। सो हम यही चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि हमारी लैच मेटास्टेबल हो जाती है अगर हम उस पर एक दफ़ा 1 और 1 अप्लाई करें और उसके बाद 0 और 0 अप्लाई करें एस और आर के ऊपर, तो वो मेटास्टेबल स्टेट के अंदर चली जाती है, ऑसिलेट करना शुरू कर देती है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि अब ये लैच अनडिफाइंड हो गई। ठीक है, अब आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं आपको बेसिकली इसकी डायग्राम्स वगैरह सारी दिखा देता हूँ, और बाकी अब समझें, इस स्लाइड के ऊपर होपफुली रिवीजन ही हो रही है। ये देखें जनाब, रीसेटिंग द लैच जो अभी हमने सीखी है। रीसेटिंग का मतलब है कि आर पर 1 दें और एस के ऊपर 0 दें, उससे आपकी लैच जो है वो रीसेट हो जाएगी, यानी क्यू प्लस के ऊपर 0 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज सेटिंग योर लैच। आर के ऊपर 0 दें और एस के ऊपर 1 दें, उससे आपकी क्यू प्लस के ऊपर जो है वो 1 स्टोर हो जाएगा। और किसी भी चीज़ को स्टोर करना है तो आर और एस दोनों के ऊपर 0 दें, जो कुछ भी उसमें पहले से पड़ा हुआ है वही चीज़ वहाँ पड़ी रहेगी। ठीक है, तो यानी जो भी क्यू उसमें पड़ा हुआ है वो क्यू पे रहेगा, और इस दूसरे वाले के ऊपर जो है वो उसका इन्वर्टेड वैल्यू आती रहेगी और ये वैल्यू उसमें स्टेबल रहेगी। द ओनली कैच इज व्हेन, सो दिस इज बेसिकली हाउ यू इंडिकेट द ट्रुथ टेबल्स ऑफ दिस। ये एस और आर की वैल्यूज़ हैं, ये वाली उसको सेट करने वाली। ठीक है, सो दिस इज द सेट स्टेट। ये है रीसेट करने वाली, सो दिस इज द रीसेट स्टेट। ठीक है, ये है सेव करने वाली या स्टोर करने वाली, जो कुछ भी उसमें पहले पड़ा हुआ है वही उसके अंदर स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, और ये है इनवैलिड, ये है इनवैलिड। सो बेसिकली जब आप इसमें आर और एस प्रोवाइड करते हैं तो क्यू प्लस और क्यू माइनस के ऊपर ये 1 और 1 नहीं, बल्कि इनफैक्ट अभी हमने देखा था कि इसके ऊपर 0 और 0 आ जाते हैं। लेकिन अब इस स्टेट को हम कुछ भी ना लिखें, 0 0 भी ना लिखें, 1 1 भी ना लिखें, कुछ भी लिखना ज़रूरी नहीं है। असल मसला ये है कि जब इसको इनवैलिड इसलिए कहते हैं कि इसमें ये दोनों इक्वल हो गए, और ये दोनों इक्वल होने की आउटकम ये है कि जैसे ही मैं इसको स्टोर करने की कोशिश करूंगा, all hell will break loose. So kaboom, that's what happens at this point, कि अब जैसे ही मैं इसको सेव करने की कोशिश करूंगा ये सारे का सारा खराब हो जाएगा। यानी क्या होगा, ये 1 0 1 0 1 0 1 0 करने लगेगा दोनों क्यू प्लस और क्यू माइनस के ऊपर, जैसा कि अभी हमने देखा। ठीक है, और अब अपने आप को अगर दोबारा इस सिनारियो को रीलिव करना चाहें तो एक दफ़ा बस सिंपली मैं आपको बता देता हूँ मैंने किया क्या था। चंद सेकंड पहले मैंने किया ये था, इसको 1 किया, इसको 1 किया, जिसके नतीजे में यहाँ 0 और यहाँ 0 स्टोर हो गया। उसके बाद मैंने इसको भी 0 कर दिया और इसको भी 0 कर दिया, और अब इस सर्किट को एनालाइज कर लें कि यहाँ पर इनिशियली 0 और 0 दोनों जगह पर आपके पास आ रहे हैं, और जिसके नतीजे में यहाँ 0 है और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 और 1 वापस जाएंगे तो फिर उससे यहाँ पर 0 और 0 आ जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जनाब, तो ये इसका सिंपल सा एनालिसिस है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। होपफुली ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इन सर्किट्स के ऊपर स्टेट सेव हो रही होती है, और पिछली स्टेट पर डिपेंड करता है कि सेम इनपुट जो है वो क्या असरात लाएगी, लाइक यू सी विद द 0 0 इनपुट, कि 0 0 इनपुट है तो वही सेम चीज़, लेकिन उससे पिछली सेव हुई हुई स्टेट को वो अपने पास स्टोर कर लेती है, जबकि जो इनवैलिड स्टेट है वो भी इसी तरह से, कि जो भी वो इनवैलिड स्टेट आपके पास रिजल्ट लाती है वो रिजल्ट स्टोर हो जाता है। जैसे उसको स्टोर करते हैं तो आपका लैच जो है वो मेटास्टेबल स्टेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ऑल राइट जी, सो अब हमें जब ये समझ में आ गया कि हमारी एस आर लैच किस तरह काम कर रही है, तो हमें ये पता लग गया कि हमारी एस आर लैच में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई काम की हैं। ठीक है, एक हमारी जो चीज़ काम की है वो हमारी सेट स्टेट है, वेयर s इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 0। एक हमारे काम की है जो हमारी रीसेट स्टेट है, वेयर s इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 1। और तीसरी जो चीज़ काम की है वो हमारी स्टोर स्टेट है, वेयर s इज इक्वल टू 0 एंड r इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो चौथी स्टेट है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो बेकार है, वो नहीं होनी चाहिए। तो किसी तरह से उसको हमने निकालना है, किसी तरह से हमने उसको ख़त्म करना है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं अब यहाँ पे आपको और रिवाइज करवा दूँ, क्योंकि अब यहाँ पर्पल के स्क्वायर के अंदर आपको जो कुछ पर्पल रेक्टेंगल में नज़र आ रहा है वो तो आपकी ट्रेडिशनल SR लैच है। जो उससे बाहर नज़र आ रहा है वो एडिशनल सर्किटरी है, जिसमें हमने इसको डी लैच बना दिया है। बेसिकली इसकी वो जो अनडिफाइंड स्टेट है जो कि मेटास्टेबिलिटी ले आती है, उस स्टेट को ख़त्म करने के लिए हमने ये नई किस्म की लैच बनाई है कि सिर्फ काम की स्टेट्स रह जाएं और बाकी ख़त्म हो जाएं। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी रिवीजन और करा दूं। यहाँ मैंने एंड गेट्स यूज़ करने हैं, तो अब मैं आपसे ये कहूँगा कि वीडियो पॉज करें और ज़रा इन सवालों का जवाब दें। x एंड 0, x एंड 1, x एंड x और x एंड x बार, इनके आंसर वीडियो पॉज करके निकालें।
आई होप कि आपने किए होंगे। आपको याद होगा कि एंड गेट की जब तक दोनों इनपुट्स 1 ना हो तब तक आउटपुट 1 नहीं होती, तब तक आउटपुट 0 रहती है। तो मीनिंग अगर उसकी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट हमेशा 0 होगी, एक इनपुट 1 है तो जो भी दूसरी इनपुट होगी वो 1 है तो 1 आएगा, 0 है तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये x होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। x डॉट x इज ऑलवेज x, यानी 1 डॉट 1 इज 1 एंड 0 डॉट 0 इज 0। एंड देन फाइनली x डॉट x बार इज ऑलवेज 0 बिकॉज दोनों में से कोई एक तो 0 है। ठीक है, अब विद दैट इन माइंड लेट्स लुक एट दिस सर्किट। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि आप नोट करें कि इसकी दो इनपुट्स हैं। एक को हमने क्लॉक का नाम दिया हुआ है, मैं ये कहूँगा इसको क्लॉक कह लें या इसको कंट्रोल कह लें, एक ही बात है फिलहाल। और दूसरी को हमने डेटा का नाम दिया हुआ है। सबसे पहला काम मैं आपसे ये कहूँगा कि आप क्लॉक की इनपुट को 0 पर फिक्स कर दें। जब क्लॉक 0 होगी तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। जैसे ही इन दोनों जगहों पे 0 आएगा, अब दूसरी इनपुट की कोई अहमियत नहीं है। अब हम बेसिकली इस चीज़ की बात कर रहे हैं, आउटपुट डेफिनेटली 0 हो जाएगी। जब आउटपुट 0 हो जाएगी तो दिस इज योर स्टोर स्टेट। ये आपकी स्टोरेज वाली स्टेट बन गई है, जो यहाँ पर आपकी ये तीसरी वाली स्टेट है। इट्स बेसिकली इट्स दिस। सो दिस इज व्हाट हैपन्स when your clock or your control is equal to 0। ठीक हो गया। जब c is equal to 0 तो आपने स्टोरेज स्टेट में चले गए। ये है जो भी पिछली वैल्यू इसमें पड़ी हुई थी वो स्टोर करने के लिए हम c 0 कर दिया करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, और अब अगली सारी कैपेबिलिटीज़ के लिए हम इसकी क्लॉक की वैल्यू को 1 पर फिक्स कर देंगे। सो मीनिंग कि मैंने ये कहा है कि अब इन दोनों के लिए and let me just basically explicitly write that when c is equal to 1 and when c is equal to 1। अब देखते हैं कि ये स्टेट्स किस तरह से आ सकती हैं। सो c को मैंने 1 कर दिया और मेरी d इनपुट के ऊपर अगर मैं 1 प्रोवाइड करूं तो लेट्स से क्या होता है। when d is equal to 1 I get a 0 here and I get a 1 here। ठीक है, जबकि यहाँ तो 1 आ ही रहा है इन दोनों के ऊपर क्योंकि मैंने c को 1 किया हुआ है। सो अब इस बार नीचे वाला जो एंड गेट है इसके आउटपुट में आएगा 1 और ऊपर वाले एंड गेट के आउटपुट में आएगा 0। सो s 1 है और r 0 है। दिस इज योर सेट स्टेट। सो बेसिकली ये हमारी सेट स्टेट बन गई। सो दिस इज हैपनिंग व्हेन d इज इक्वल टू 1। अब नीचे वाला देख लेते हैं। लेट्स रब इट एंड लेट्स सी के तब क्या होगा। So when d is equal to 0, you get a 1 here, and obviously you have already a 1 here, and you get a 0 here, and you already have a 1 here. So now you get a 1 here and a 0 here. So reset state aa gayi. So for d is equal to 0, you get your reset state. So in other words or in very simple words, अब इस लैच का काम सिर्फ इतना है, जब इसमें 1 स्टोर करना है तो कंट्रोल को 1 करके, क्लॉक को 1 करके d को 1 कर दें। जब इसमें 0 स्टोर करना है तो क्लॉक को 1 करके d को 0 कर दें। और जब भी चाहते हैं कि ना इनपुट का असर इसके अंदर स्टोर हुई हुई चीज़ के ऊपर हो तो अपनी क्लॉक को ऑफ कर दें। जो भी इसमें पड़ा है वही इसमें पड़ा रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, ये अब और इसके अंदर कोई अनडिफाइंड स्टेट नहीं है। अब इसमें ये मुमकिन नहीं है कि r और s दोनों एक वक्त 1 हो सकते हों। सो वी हैव सॉल्व्ड इट। वी हैव सॉल्व्ड द अनडिफाइंड स्टेट एंड वी हैव क्रिएटेड अ मैकेनिज्म ऑफ स्टोरिंग अ सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसकी वही तफसील अगर आप मजीद देखना चाहें जो लैचिंग यहाँ पर हुई है कि जब आपने कंट्रोल को 1 किया हुआ है और d की वैल्यू जो कुछ भी है वो यहाँ पे नॉट डी होकर आई है, और बिकॉज कंट्रोल की वैल्यू 1 है तो वही नॉट डी बाहर आ गई। अब ये आगे का एनालिसिस मैं आपको दोबारा इसलिए नहीं कराना चाह रहा कि ये अभी पिछली स्लाइड पर करके आए। ऐसे सिमिलरली नीचे आपके पास जो है, बिकॉज यहाँ 1 था तो नीचे आपके पास d की वैल्यू, सॉरी यहाँ d था और यहाँ 1 था तो ये d की वैल्यू आ गई है। और आगे को अगर आप चाहें तो खुद एनालाइज कर लें, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। यू ऑलरेडी नो हाउ द SR latch works. So now you have used the SR latch to create the D latch for yourself। ठीक है जनाब, ये क्लियर हो गया। और सिमिलरली इसकी स्टोरिंग की स्टेट है जहां पर आपने कंट्रोल को 0 कर दिया। जब कंट्रोल को 0 कर दिया है तो आपके S पे भी 0 आ गया है और R पे भी 0 आ गया है। मीनिंग कि अब इसमें जो कुछ भी पड़ा हुआ है वही इसमें ऑसिलेट करता रहेगा, वो बदलेगा नहीं, वही वैल्यू उसके अंदर स्टोर्ड रहेगी स्टेबली।